हाँ जी, तो करें अगला लेक्चर। लेक्चर 5 है जो अब हम शुरू करने वाले हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि पिछले लेक्चर में कहा था कि अगले लेक्चर में हम बुक से पढ़ लेंगे। बट जब मैं गो थ्रू कर रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि अभी एक दो पॉइंट्स और हैं जिनको मेरा समझा देना पहले ज़्यादा बेटर है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में बुक खोल लेंगे और बुक में जितनी डेफिनेशन थी ना, एक लिस्ट बनाकर कि क्या क्या हमने कवर कर लिया, वो भी रिवाइज भी करवा दूंगा। और साथ के साथ बुक में से भी उनकी डेफिनेशंस जितने की मैक्सिमम हो पाएगी, अभी जितना हमने पढ़ा है इस लेवल तक, उतनी मैक्सिमम हम लोग करके टिक मार देंगे ताकि आप लोग याद भी कर लो उनको बैठ के। ठीक है जी। अच्छा, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले जो हमने कल लास्ट में किया था ना, मैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट है ना वो उसी के ऊपर बेस्ड है। हमने क्या किया था, हमने एम एस एक्सेल की फाइल थी जिसमें लिखा हुआ था कि भाई, जिसमें हुआ क्या कि आप गए कंपनी की ऑडिट करने, आपने कंपनी की ऑडिट करी, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगे, आपने रिस्क असेसमेंट की, एक एक आइटम को रिस्क दिया, जिसमें आपका वेजेस एंड सैलरी पे जो रिस्क था वो हाई था। तो आपने कहा जी मैं इसको डिटेल में चेक करूंगा। डिटेल में चेक करने के लिए आपने क्या किया, आपने पहले एम्प्लॉयज़ की लिस्ट मांगी कि भाई कब किसने ज्वाइन किया, कब किसने रिज़ाइन किया, क्या उनकी सैलरीज है। उसके हिसाब से आपने अपनी कैलकुलेशन की। और अपनी कैलकुलेशन करने के बाद आपको दो तीन गलतियां मिली, है ना। क्या क्या गलतियां मिली? पहली गलती तो ये मिली कि ये राम कुमार की मार्च 2019 की सैलरी, मार्च 2019 की सैलरी, आपका साल है 2019-20, मार्च 2019 की सैलरी इन्होंने इस साल में 19-20 में डाल रखी है। ये पिछले साल जानी चाहिए थी, है ना। ये इस साल डाल दी। अच्छा, दूसरी गलती आपको क्या मिली कि ये सी अक्षय कुमार ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, इसको दिया गया पैसा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना, इसको इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रखा है। अच्छा, तीसरी गलती क्या मिली थी कि भाई सौभाग्य सेतिया नाम का कोई एम्प्लॉय था ही नहीं लिस्ट में। ये तो कल बाद में फिर मैंने ऐड किया था, बट इनिशियली तो ये सौभाग्य सेतिया नाम का एम्प्लॉय था ही नहीं लास्ट में। और हमने सिर्फ इस पॉइंट को इन्वेस्टिगेट किया था। इस पॉइंट को इन्वेस्टिगेट कैसे किया था कि भाई आपने एम्प्लॉय को खुद बुलवाया कि सौभाग्य सेतिया को लेकर आओ, उसका आईडी प्रूफ, उसका एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट, उसको पेमेंट हुई या नहीं हुई वो सब डिटेल्स आपने चेक करी और आपने कंक्लूड करा कि नहीं भाई, सौभाग्य सेतिया जो एम्प्लॉय था वो जेन्युइन एम्प्लॉय ही था। जो एक्चुअल में गलती यही हुई कि भाई एम्प्लॉयज लिस्ट में उसका नाम लिखना रह गया था, जो उस एचआर वाले एम्प्लॉय ने इनिशियली आपको एक्सप्लेनेशन दी थी। ठीक है जी। बाकी गलतियां मैंने छोड़ दी थी एक बार के लिए, और मैंने आपको ये कहा था कि आप वेट नहीं करोगे कि आपको ऐसी कोई गलती मिले। मैंने कहा था कि वो, अगर उस बंदे ने जानबूझ के ऐसा किया होगा तो वो कभी भी आपको इतना मतलब प्लेट पे परोस के नहीं देगा कि भाई एम्प्लॉयज लिस्ट में वो एक बंदे का नाम ना डाले और उसके एक्सपेंसेस उसके नाम से एक्सपेंस डाल रहा है, वो उसके नाम से सैलरी डाल रहा है, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। वो अपने ट्रैक्स को कवर करेगा। तो आप वेट नहीं कर सकते कि भाई कोई मेरे को गलती मिले फिर मैं उस पर इन्वेस्टिगेट करूं। आपको इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स पता है तो आप पहले ही पूरे पे इन्वेस्टिगेट कर लो। क्या पता जिसका नाम दोनों जगह आ रहा है वो एम्प्लॉय फेक हो, है ना। और फिर मैंने जब मैं कह रहा था कि भाई पहले आप आईडी प्रूफ मंगवाओ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट मंगवाओ, फिर आप आगे उनकी बैंक की डिटेल्स मंगवाओ, पेमेंट कैसे करी है नहीं करी है। मैंने आपको क्या कहा था कि आप शक करते रहो जब तक कि आपका शक खत्म नहीं हो जाता। तो इस शक करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मतलब कि आपको दो जगह पर अगर कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन दिखी तो आप क्या करो, आप उसको और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करो। अब इस केस में तो मैंने आपको सामने परोस के दी थी कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन कि एम्प्लॉयज की लिस्ट में सौभाग्य सेतिया का नाम नहीं आ रहा और यहां पर आ रहा है, तो ये तो सामने दिख गई। लेकिन जहां पर ऐसा नहीं होगा वहां कैसे करोगे? भैया आप, ऐसा था 11 एम्प्लॉयज के ही नाम थे, सौभाग्य सेतिया का नाम भी था और उन्हीं 11 का इसमें था। आप कैसे करोगे? आप पहले ही वो सारे एविडेंसेस मंगवा लोगे। आप पहले जब वो सारे एविडेंसेस मंगवाओगे, आप देखोगे कि अच्छा आईडी प्रूफ 11 का 11 का है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट 11 के 11 एम्प्लॉयज का है, आप मिलने गए 11 के 11 एम्प्लॉय से मिल भी लिए आप। लेकिन एक एम्प्लॉय कोई ऐसा था, मान लो ये अभिषेक गुप्ता, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, अभिषेक गुप्ता, ये एक ऐसा एम्प्लॉय था जिसको पेमेंट हो ही नहीं रही बैंक की डिटेल्स में। उस एचआर के एम्प्लॉय ने आपको अभिषेक गुप्ता से मिलवा दिया, लेकिन अभिषेक गुप्ता को पेमेंट हो ही नहीं रही। या फिर अभिषेक गुप्ता की, मान लो टीडीएस कटना था, टीडीएस नहीं कटा। ये तो अभी मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बनाया हुआ है, जब हम एक्चुअल में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और भी तो आ जाती हैं। इसमें टीडीएस भी तो कटता है सैलरी पे। किसी की सैलरी अगर उस परमिसिबल लिमिट से ऊपर है तो एम्प्लॉयर को टीडीएस काटना पड़ता है।
टीडीएस भी नहीं कटा। तो आपके सामने अब कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस आ गए कि भाई एक तरफ तो मैं देख रहा हूँ कि इसका इसका आईडी प्रूफ भी है, ये बंदा यहाँ खड़ा भी दिख रहा है मुझे, इस बंदे का एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट भी है, इस बंदे को सैलरी उन्होंने एक्सपेंस भी बुक किया हुआ है, लेकिन पेमेंट तो हो नहीं रही। आपने उस एम्प्लॉय से जाके पूछा, नहीं नहीं सर पेमेंट तो होती है सर, देते हैं पैसा तो। कैसे देते हैं? कैश में देते हैं सर, कैश में तो 40,000 वैसे ही पे नहीं कर सकते। एक और कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। तो अब आप यहां पर कंक्लूड नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि चलो यार एम्प्लॉय ने बोल दिया कि देते हैं पैसा, तो आप खुद भी तो सोचो ना यार, 40,000 का कैश पेमेंट तो कर ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस आपके सामने अगर आ रही हैं तो आपको आगे इन्वेस्टिगेट करना है, आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना है, आपको शक करते रहना है जब तक आप कंक्लूड ना कर लो। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हो सकता है कि अभी पिछले 4 लेक्चर्स में जिस तरीके से मैं बात कर रहा था, हो सकता है कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई हो कि सर सिर्फ वही गलतियां ढूंढनी है जो जानबूझ के की गई हैं, जो गड़बड़े की गई हैं सिर्फ उन्हीं को ढूंढना है, उन्हीं को उजागर करना है, उन्हीं को रिपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है। गलतियां जेन्युइनली भी हो सकती हैं, ठीक है, इंसान ही काम कर रहे हैं वहां पे, सिस्टम से भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान से, सिस्टम से गलती हो सकती है, जेन्युइनली गलती हो सकती है, और आपको वो गलतियां भी ढूंढनी है। और अगर पॉसिबल है उन गलतियों को करेक्ट करना तो करेक्ट भी करवा दो, और अगर पॉसिबल नहीं है करेक्ट करवा पाना, तो फिर आप क्या करो, आप उनको भी उजागर करो कि जी ये गलती हो गई, यहां पर गड़बड़ करने की इंटेंशन नहीं थी लेकिन हो गई गलती किसी तरह। जैसे अगर यहां पर मैं ये राम कुमार की जो सैलरी मार्च 19 की इस साल में डाल दी, इसकी 2 एक्सप्लेनेशन हो सकती है। एक तो जानबूझ के की गई हुई गलती की एक्सप्लेनेशन, क्या कि सर इनको एक्सपेंस बढ़ाना था अपना, तो इन्होंने क्या करा, मार्च क्योंकि बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ महीना था इस साल से, तो इन्होंने उसकी सैलरी इसमें डाल दी, और वैसे भी पेमेंट 1 अप्रैल को हुई है, इस साल की 1 अप्रैल को पेमेंट हुई है ना। दूसरी गलती क्या हो सकती है कि भाई जेन्युइनली ऐसा हुआ हो कि उसने ये महीना ध्यान ही ना दिया और उसने 1 अप्रैल की डेट देखी हो कि 6 अप्रैल को 1 अप्रैल का एक्सपेंसर तो मैंने 19-20 में डाल दिया। हो सकता है ना, जल्दबाजी में बंदा कर देता है कभी कभी गलती, कई कई कुछ लोग लापरवाह होते हैं, कुछ लोगों से जेन्युइनली गलती हो जाती है, कहीं और ध्यान होगा, है ना। आपने उस बंदे को बुलाया एचआर वाले को, जी ये आपने क्या करा, मार्च की सैलरी 1 अप्रैल में डाल दी और इस साल में बुक कर दिया एक्सपेंस, ये तो नहीं होना चाहिए बुक। तो वो बंदा क्या करेगा, वो देखेगा, वो क्या कहेगा कि हाँ सर हो गया, ये गलती हो गई मुझसे। अब इसमें आप और क्या इन्वेस्टिगेट करो, आप उसको बोल दो कि भाई हटा दो यहाँ से, अब इसको यहाँ से हटाओ, है ना। तो आप यहाँ से हटवा दोगे उसको, आपके अकाउंट करेक्ट हो गए, आपका पी&एल का बैलेंस जो भी 10,000 से कम हो जाएगा, ये जितना था 18.5 लाख था ना, 18,40,000 हो जाएगा, कम हो जाएगा, नॉर्मल जो एक्यूरेट होना चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था। अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि जब भी मैनेजमेंट आपको ये पी&एल मिला और आपके पी&एल में ये 18.5 लाख रुपए लिखे हुए हैं, उन्होंने, मैनेजमेंट ने, कंपनी ने आपको लिख के दिया है जी हमारा वेजेस एंड सैलरी का एक्सपेंस जो है वो 18.5 लाख है, तो इस 18.5 लाख से ये यहां पर लिखी हुई कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखा हुआ ना ये, इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, क्या क्या बातें कंक्लूड कर सकते हो? पहली बात तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ये 18.5 लाख जो है ये 2019-20 की ही सैलरी है ना। लिखता रहता हूँ चलो मैं साथ साथ ना। हाँ, ये जो 18.5 लाख है, सैलरी ऑफ 2019-20 ओनली, मतलब कि इसके अंदर 18-19 का कोई कंपोनेंट नहीं है और 20-21 का भी कोई कंपोनेंट नहीं है ना। ये देखो, ये बात जब मैनेजमेंट ने अपने पी&एल में लिख दी कि भाई हमारा वेजेस एंड सैलरी का 2019-20 का एक्सपेंस 18.5 लाख है, तो उससे ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। आपको चेक तो करना ही है, आपको चेक तो करना ही है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो इस डेटा से। अच्छा, दूसरी चीज क्या कि देखो इन्होंने ये 18.5 लाख रुपया डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला हुआ है, मतलब कि इस इन 18.5 लाख में ऐसे कोई भी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं है जो कि प्रोडक्शन के अलावा, मार्केटिंग में, प्रोडक्शन के अलावा किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है।
चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट हो, इसका काम ये डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है ना, डायरेक्ट ऑपरेशन से रिलेटेड होता है ना। तो मतलब कि इस 18.5 लाख में कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। 18.5 लाख में नो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। अच्छा, तीसरी चीज क्या पता चलती है? तीसरी चीज क्या पता चलती है कि 18.5 लाख की जो सैलरी टोटल अमाउंट है, इस टोटल अमाउंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज की सैलरी कैलकुलेट होकर आई होगी, है ना। बहुत सारे एम्प्लॉयज की सैलरी कैलकुलेट होकर आई होगी, और इन्होंने वो जो कैलकुलेशन करी है वो सही करी है। मतलब कि इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से इन्होंने अपनी कैलकुलेशन करी, और इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से 18.5 लाख की ही वैल्यू आती है। आपको उनकी कैलकुलेशन को चेक करना है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो बंदा जब आके आपको कह रहा है जी 18.5 लाख का एक्सपेंस है, तो उसने कैलकुलेशन करी होगी ना, तो उसके हिसाब से तो कैलकुलेशन ठीक ही है। अब तो आप ढूंढो, आप चेक करो, आप गलती निकालो, फिर वो कहेगा कि हाँ जी गलती हो गई या नहीं हुई, या ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, वो बात की बातें हैं। बट जब आपके पास वो P&L और बैलेंस शीट आ गई, तो एक बार के लिए तो यही अजम्पशन आप लेकर चलोगे ना कि 18.5 लाख की जो इनका एक्सपेंस है, ये साढ़े इनके हिसाब से 18.5 लाख ही है। अब मुझे आगे चेक करना है, तो उनके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन करी, और उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से 18.5 लाख बन रहा है ना। तो लिख देता हूं, ये जो 18.5 लाख है, एज पर कैलकुलेशन ऑफ मैनेजमेंट, या मैं लिख देता हूँ कंपनी। ठीक है। अच्छा, चौथी चीज क्या पता चल रही है, जो कि पहले वाला पॉइंट जो मैंने बताया ना, सैलरी ऑफ 2019-20 ओनली, उसी से रिलेटेड है। चौथी चीज क्या पता चल रही है कि ऐसा भी नहीं हुआ है कि 18.5 लाख में इस साल का कोई एक्सपेंस रह गया डालना। देखो, एक तो हो रहा है, एक तो मैंने बात बोली कि 2019-20 से ज्यादा का कुछ तो नहीं डाल दिया अंदर। मान लो ये बास्केट है, यहाँ पर मान लो ये एक बास्केट है, ठीक है। इसमें 2019-20 के एक्सपेंसेस डालने हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डालने हैं। तो पहला पॉइंट तो ये कह रहा है कि कहीं 2018-19 की बास्केट से तो कुछ निकाल के नहीं डाल दिया यहाँ पे, या फिर 2020-21 की बास्केट से तो कुछ निकाल के नहीं डाल दिया यहाँ पे। पहला पॉइंट तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सैलरी ऑफ 2019-20 ही है सिर्फ ये 18-19 की नहीं है, 20-21 की नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये बोल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने 2019-20 की सैलरी इस बास्केट में डालना भूल गए। मतलब कि कहीं किसी एम्प्लॉय की किसी महीने की सैलरी पे तो करी, एक्सपेंस तो हुआ, बट 2019-20 में डालना भूल गए। तो जब मैनेजमेंट ने आपको P&L में ये लिख के दिया जी 18.5 लाख की मेरी सैलरी है, तो उसने ये चीज भी बोली कि सर इसमें हमने ना तो 18-19 की सैलरी इसमें डाली, ना हमने 20-21 की डाली, हमने सिर्फ 19-20 की डाली, और 19-20 की भी पूरी डाली। ऐसा नहीं है कि 19-20 की कोई छोड़ दी। अब मान लो अगर मार्च की सैलरी आप छोड़ दो, और कोई आपको बोले जी 2019-20 की सैलरी है, तो बात तो अगला सही बोल रहा है तो सिर्फ 19-20 की, लेकिन मार्च की तो रह गई ना डालनी, मार्च की भी डालनी है। या फिर किसी एम्प्लॉय की किसी एक महीने की रह गई बीच में, कोई गलती तो है। और ऐसा भी नहीं है कि उसने किसी आगे पीछे साल का एक्सपेंस इस साल में डाल दिया, नहीं, लेकिन फिर भी मिस तो हो गया। तो मतलब कि वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हमने कुछ एक्स्ट्रा डाला है, वो ये तो मतलब ये तो कह ही रहे हैं कि एक्स्ट्रा तो नहीं डाला हमने, लेकिन हमने इस साल का भी कंप्लीटली डाला है सारा कुछ। मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि सर ये कैसी बातें बोल रहे हो, तो बेसिक सी बातें हैं भाई, कॉन्सेप्ट है एक बुक के अंदर। और मैं वही तो मैंने आपको शुरू में शायद ये चीज़ें बोल दी थी कि भाई ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। जो एक छोटी सी एक ही पॉइंट से 5 बातें निकाल ली इन्होंने, हम लोगों के मन में वो ऑलरेडी एजम्पशंस होती हैं। बस मैं वो एजम्पशंस आपके निकाल के ला रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि भाई वो चीज़ें सोचो, क्योंकि वो 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और वो 5 पॉइंट इतने को मुश्किल नहीं है, लोगों को फाइनल के ऑडिट खत्म करने के बाद भी इस पॉइंट का मीनिंग नहीं समझ आता।
कि इस पॉइंट का क्या मीनिंग है ना। एक बार फिर से करते हैं, एक बार फिर से करते हैं। ये पी एंड एल है 2019-20 का, ठीक है। इसमें आपका एक्सपेंस आ रहा है वेजेस एंड सैलरी, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस इन्होंने लिखा हुआ है 18.5 लाख का। तो इससे क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं, क्योंकि ये पी एंड एल 2019-20 का है, तो आप ये एज्यूम कर सकते हो देख कर कि ये जो एक्सपेंस इन्होंने डाला है, ये 18.5 लाख का एक्सपेंस ये 2019-20 का ही है ना। इसमें 18-19 का कोई एक्सपेंस नहीं आया है, इसमें 20-21 का कोई एक्सपेंस नहीं आया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इससे क्या पता चल रही है कि भाई इसके अंदर 19-20 का सारा एक्सपेंस है, ऐसा नहीं हुआ है कि 19-20 का कुछ रह गया हो। दोनों व्यू पॉइंट्स आप समझ रहे हो, अलग अलग बातें हैं दोनों। एक तो किसी दूसरे साल का एक्स्ट्रा तो नहीं डाल दिया, और दूसरी बात कहीं इस साल का ही तो नहीं रह गया डालना, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज क्या कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंस अगर डाला हुआ है इन्होंने, तो इसमें कुछ भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा इस 18.5 लाख में। ये 18.5 लाख पूरा का पूरा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, जो डायरेक्टली ऑपरेशन से रिलेटेड है ना। चौथी चीज क्या बोली इन्होंने, चौथी चीज क्या बोली कि जो कैलकुलेशन की हुई है 18.5 लाख की, वो सारी कैलकुलेशन ठीक की हुई है। मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय पूरे साल काम किया है, उसकी सैलरी 50,000 है, तो 50,000 इंटू 12 ही किया हुआ है। अगर उसके सैलरी में से 2% पीएफ कटना चाहिए था, तो 2% ही कटा हुआ है। अब आप और आगे इन्वेस्टिगेट करोगे, और जब आप और आगे इन्वेस्टिगेट करोगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या ये कैलकुलेशन ठीक की हुई थी या नहीं। की हुई थी तो ठीक है, नहीं की हुई थी तो आप बताओ जी कैलकुलेशन गलत है। क्या इसके अंदर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं था, नहीं था तो ठीक है, अगर था तो आप बताओ जी इनडायरेक्ट एक्सपेंस था इसके अंदर। तो अगर कोई 18-19 का एक्सपेंस इसमें डाल रखा है तो बताओ जी 18-19 का डाल रखा है, या 20-21 का डाल रखा है तो बताओ जी 20-21 का डाल रखा है, या फिर कोई 19-20 का डालना रह गया तो बताओ जी 19-20 का डालना रह गया। समझ रहे हो जी। और पांचवी बात कौन सी बताई थी, हाँ बस ये चार पांच बातें थी, ठीक है। इतना समझ आया। अभी मैंने आपको सिर्फ इसका थ्योरी का इंट्रोडक्शन दिया है, अभी मैं आपको एक्सेल में यही कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और उसके बाद इन इन चारों पांचों बातों की जो बातें बोली ना मैंने, उनको नाम देंगे, उनको अंग्रेजी के नाम देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ आपके, मैं ओरिजिनल वही वाली शीट पे आ जाता हूँ। मैं ये सौभाग्य सेतिया का नाम नहीं था ना उसमें, ये हटा देता हूँ। सैलरी पेड में तो मैंने ये चीज़, चलो ये रहने दो एक बार। अच्छा, आओ जी। 18.5 लाख का एक्सपेंस था, आपने पी एंड एल देखा, आपने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट मंगवाई, आपने सैलरी की पूरी कैलकुलेशन मंगवाई, आपने उनसे सबके आईडी प्रूफ, सबके एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, आपने सबके बैंक पेमेंट की डिटेल्स वगैरह सब मंगवा लिया शुरू में। बाद की बाद में जो और कुछ अगर चाहिए होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद की बाद में मंगवा लेंगे। एक बार के लिए आपको ये चीज़ें तो पता ही है कि आपने चेक करनी है, तो ये तो आप शुरू में मंगवा लो। अच्छा जी। उसके बाद आप गए एम्प्लॉयज़ लिस्ट पे, आपने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट देखी। अच्छा जी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट देख ली आपने पूरी। अब आप गए सैलरी पेड की जो उनकी कैलकुलेशन आई उसमें, और उसमें आपको सबसे पहले ही आइटम में गलती मिल गई। ये पहले आइटम मैंने गलती इसलिए दिखाई है कि भाई जल्दी दिख जाए, एक्चुअल में जब आप ऑडिट करने जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। ऑडिट में आपको थोड़ा और एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। आपको पहली गलती क्या दिखी कि जी मार्च 19 2018-19 का एक एक्सपेंस, 2018-19 का एक एक्सपेंस 2019-20 में डाला हुआ है, ठीक है। इसको आपने कर लिया हाईलाइट। मतलब कि क्या, 2018-19 का एक्सपेंस, ये एरर क्या है लिख देते हैं साथ साथ, जब ऑडिट करोगे ना तब भी लिखना होगा, एक्सपेंस बुक्ड इन 2019-20। अच्छा जी, ठीक है। और नीचे हमने दूसरी गलती क्या निकाली थी, तीन गलतियां तो कल ही निकाल ली थी। ये क्या गलती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बुक्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है जी। अच्छा, ये एम्प्लॉय लिस्ट में नहीं था, आपकी सैलरी पेड की डिटेल्स में आ रहा है, आपने इन्वेस्टिगेशन की
और आपको पता चला कि ये जेन्युइन था, ठीक है, तो आप इस गलती को हटा सकते हो, इसको हटा दो गलती को। अगर आपको पता चलता है कि ये जेन्युइन नहीं है, फिर से हाईलाइट कर देता हूं, आपको पता चलता है जेन्युइन नहीं है, तो आप क्या कहोगे? दिस एक्सपेंस वॉज नॉट इनकर्ड। इनकर्ड का मतलब पता है ना आप लोगों को, पढ़ा ही होगा यार ये तो, ठीक है, कि ये एक्सपेंस इनकर नहीं हुआ था, दूसरी गलती है। अच्छा, अभी और डेटा को देखते हैं, रुको और देखते हैं। अब एक चीज़ आपने, मैंने पिछली क्लास में नहीं बताई थी, इस क्लास में बता देता हूँ अब, कि आपने ये चीज़ चेक नहीं करी कि क्या सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी गई है। कैसे सर? खोलो चलो, एम्प्लॉयज़ नेम पे जाओ और ये देखो, ये आपके पूरे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है जिन जिनको सैलरी पे की गई है। तो इधर आओ, साथ साथ देखते हैं दोनों चीज़ें। राम कुमार को सैलरी दी है, राम कुमार को सैलरी दी है, दिख रहा है नाम, ये रहा। अच्छा, एम्प्लॉयज़ लिस्ट पे जाओ, श्याम कुमार को सैलरी दी है, श्याम कुमार को सैलरी दी है, हाँ जी श्याम कुमार को भी दी हुई है, ये रही, ठीक है। अच्छा, अजय सिंह को सैलरी दी है, अजय सिंह को सैलरी ये दी हुई है, अजय सिंह का भी नाम आ रहा है। ये भी चेक करना है कि जितने महीनों की उनकी बनती थी उतने महीनों की दी है या नहीं, वो भी चेक करना है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि एम्प्लॉय, ऐसा तो नहीं है कोई कोई एम्प्लॉय मिसिंग ही हो, ठीक है। दी हुई है। विजय सिंह को सैलरी दी हुई है, विजय सिंह को, विजय सिंह को भी दी हुई है। अच्छा, संजय कुमार को दी हुई है, रुको देखते हैं, संजय कुमार, ये रहा, संजय कुमार को भी दी हुई है भाई, सौभाग्य सेतिया के ऊपर है। अच्छा, और रजत सिंह, क्या रजत सिंह को दी हुई है? रजत सिंह को भी दी हुई है, दिख रहा है यार सामने। अच्छा, क्या सी अक्षय कुमार को तो दी हुई है, हमको पता ही है। अभिषेक गुप्ता को दी हुई है, अभिषेक गुप्ता का भी आ ही गया था नाम, अभिषेक गुप्ता को भी दी हुई है, ठीक है जी। विमल कुमार, विमल कुमार को दी हुई है, कितनी देनी थी? 3 महीने की 45,000 रुपये। अच्छा, विमल कुमार को, अभिषेक गुप्ता, अजय सिंह, अक्षय कुमार, प्रवीण कुमार, रजत सिंह, राम कुमार, संजय कुमार, विमल कुमार को नहीं दी हुई भाई। एम्प्लॉयज़ लिस्ट में एक बंदे का नाम आ रहा है जिसका नाम है विमल कुमार, जिसने 1 जनवरी 2020 को ज्वाइन किया था, जिसकी 3 महीने की सैलरी इन्होंने पे करनी थी, इन्होंने एक्सपेंस में बुक करना था, लेकिन इनकी जो डिटेल्स आ रही हैं, जो कि 18.5 लाख का टोटल आया, उस 18.5 लाख को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने विमल सिंह की सैलरी को इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? जेन्युइनली गलती हो सकती है, एक्सपेंस करना भूल गए, लिखना लिस्ट में वो नाम लिखना भूल गया, आपने एचआर के बंदे को बुलाया, आपने उसको बोला कि भाई ये विमल सिंह जो है, इसका मेरे पास आईडी प्रूफ भी है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट भी है, इसको पेमेंट भी हो रही है, और सोचो बैंक में पेमेंट भी हो रही है, मतलब जेन्युइन जेन्युइन एम्प्लॉय ही है। आपने एचआर वाले को बुलाया, जी आपने कैलकुलेशन में विमल सिंह का नाम ही नहीं आ रहा, वो देख रहा है। अच्छा, विमल सिंह, विमल सिंह उसने देखा 1-2 बार, तो वो देखेगा खुद अपने लेवल पे भी, उसने देखा जी नहीं है विमल सिंह का नाम, तो आप पूछोगे जी क्यों नहीं डाला, तो वो क्या बोलेगा कि सर गलती हो गई है। तो असल में विमल सिंह लास्ट के 3 महीने में 1 जनवरी को ज्वाइन किया था उसने, तब मैं छुट्टी पे था, न्यू ईयर था, तो मैं हफ्ते 10 दिन की छुट्टी पे था। जब मैं आया तो मैं उसका नाम ना अपनी लिस्ट में, ये लिस्ट तो कोई और एम्प्लॉय बनाता है और ये वाली मैं बनाता हूँ कैलकुलेशन, तो मैं इसमें कैलकुलेशन डालना भूल गया, जो भी उसने आंसर दिया, और आपने और इन्वेस्टिगेशन करी और आपको लगा जी हाँ जेन्युइन आंसर था, ठीक है। तो मतलब कि इन्होंने गलती क्या कर रखी है? 3 गलतियां तो हो गई थी हमारे पास, कौन कौन सी 3 गलतियां? एक तो 18-19 का एक्सपेंस बुक नहीं हुआ, 18-19 का एक्सपेंस इस साल बुक कर लिया। दूसरा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बुक एज डायरेक्ट एक्सपेंस। तीसरा क्या, कि एक्सपेंस तो इनकर ही नहीं हुआ था, है ना। और चौथा, चौथी गलती नीचे कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ साइड में। चौथी गलती क्या हुई? विमल सिंह सैलरी इनकर्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन 18.5 लाख, 18.5 लाख, ठीक है, ये चौथी गलती। अच्छा, एक गलती और हो सकती है, वो भी चेक कर लेते हैं। 2 गलतियां इनफैक्ट और हो सकती हैं। 2 गलतियां क्या हो सकती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एम्प्लॉय आया, मान लो ये एम्प्लॉय 1 जुलाई को आया,
इसकी सैलरी 9 महीने की बनती थी, बट कहीं इसकी 10 की या इसकी 8 की पे कर दी हो, 10 की या 8 की बुक कर रखी हो एक्सपेंस में, ये भी तो गलती हो सकती है। तो अब आप क्या करो, एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, अभी आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है। पिवट टेबल का एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है, मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल के सिखा दूंगा। एम्प्लॉय का नाम, और ये मैंने क्या करा, काउंट। इसका मतलब ये है कि अभिषेक गुप्ता को 6 महीने की सैलरी पे हुई है, अजय सिंह को 12 महीने की सैलरी पे हुई है, अक्षय कुमार को 7 महीने की पे हुई है, प्रवीण कुमार को 1 महीने की, रजत सिंह को 9 की, राम कुमार को 13 महीने की। देखो, राम कुमार को, किसी भी इंसान को अगर साल में 12 महीने होते हैं तो 13 महीने की सैलरी थोड़ी ना पे होगी, लेकिन 13 महीने की पे हो रही है, और ये आपको ये गलती मिल गई। देखो, मैंने क्या बोला था कि ये गलती एक्चुअल में जब आप ऑडिट करने जाओगे आपको ऐसे सामने नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही आपने फॉर्मूला लगाया आपको पता चल गया। कहाँ गया? जैसे ही आपने फॉर्मूला लगाया आपको पता चल गया कि भाई इसको 13 महीने की सैलरी हुई है, तो अब मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये 13 महीने की सैलरी कैसे पे हो रही है, 12 की होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो एम्प्लॉय की एक सेकंड, एम्प्लॉय की 13 महीने की सैलरी बुक हो रही है, अब आपको ये गलती पकड़ी गई कि भाई ये एम्प्लॉय राम कुमार 1 अप्रैल, और ये तो चलो ये चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही लॉजिक लगाओ यार कि 13 महीने की सैलरी कैसे पे हो सकती है, 12 महीने की होगी, है ना। तो एक तो प्रॉब्लम आपको यहीं पर मिल गई। अब आपको देखो, ये सैलरी पेड की जो डिटेल है ना, ये तो कंपैरेटिवली बहुत छोटी है, सिर्फ 86 लाइन आइटम है। जब आप किसी बड़ी कंपनी की ऑडिट करने जाओगे, वहाँ तो हज़ारों लाखों आइटम्स हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, आप उसको पूरा ऐसे यूं नीचे स्क्रॉल कर करके तो नहीं पता कर पाओगे ना कि क्या गलती है। और ये राम कुमार की गलती मैंने तो आपको पहले आइटम में ही दे दी। मान लो ऐसा हुआ होता कि ये अजय सिंह की मार्च 19 की सैलरी होती, तो आपको देखना पड़ता ना एक एक करके, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। अभी इसको लेकर और सवाल आ रहे होंगे मन में लोगों के, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। अभी मैं क्या है ना, बहुत बेसिक चीज़ करवा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ करवा रहा हूँ। जब हम एक एक आइटम में घुसेंगे ना, हम इसको और ज़्यादा डिटेल में चेक करेंगे, और ज़्यादा डिटेल में चेक करेंगे, मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में चेक करना सिखाऊंगा। एक कन्फ्यूजन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सर ऐसा हो, मान लो कि यहाँ पर 11 ही आए, अभी बोल देता हूँ। मान लो किसी एम्प्लॉय ने 1 मई को ज्वाइन किया, 1 जून को ज्वाइन किया, लिखो यहाँ पे, किसी एम्प्लॉय ने 1 जून को ज्वाइन करा, तो इसको कितने महीने की सैलरी होनी चाहिए? अप्रैल में कट गया, अप्रैल में था नहीं, तो 10 महीने की सैलरी पे होनी चाहिए, लेकिन इसको 11 महीने की सैलरी हुई थी पे। राम कुमार ने 1 जून को ज्वाइन करा, तो इसको 2019-20 में 10 महीने की सैलरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसको 11 महीने की सैलरी पे हो रही है। ये चीज़ तो पकड़ नहीं पाओगे आप इसमें। आप तो आपने देखा कि जी 12 महीने से तो कम है, तो ठीक है, ये तो इसको आप कैसे पकड़ सकते हो? और इसकी 11 हो क्यों रही होगी? पहला सवाल तो ये 11 हो क्यों रही होगी? 1 जून से इसकी सैलरी पे होनी शुरू हुई, या तो हो सकता है कि भाई मई की सैलरी, मई के नाम की सैलरी चढ़ा दी गई हो गलती से, या फिर हो सकता है कि अप्रैल 2020 की सैलरी जो कि अगले साल का एक्सपेंस है वो इस साल में डाल दिया गया हो, है ना। ये अप्रैल वाला हो सकता है ना। तो आप देखो, आप क्या कर सकते हो, आप इस शीट में जाओ, ये सैलरी ऑफ द मंथ, इसके ऊपर फिल्टर लगा हुआ है, इसको खोलो और आप इसमें देखो 2019, अप्रैल 2019 से साल शुरू होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तो आ रहे हैं, बट एक मार्च भी आ रहा है ना। यही जब आप 2020 खोलोगे, तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें आपको अप्रैल भी दिख जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा जी 1 महीना एक्स्ट्रा डाल रखा है किसी एम्प्लॉय का। ठीक है, अभी इसको इतना इतना कॉम्प्लिकेट आप अपने मन में मत करो, मैं तो बस किसी के मन में अगर कंफ्यूजन थी तो क्लियर कर रहा था। अभी हम लोग बस यहाँ पर थे कि मैंने एक फॉर्मूला लगाया जिससे मेरे को ये पता चल गया कि भाई इसके यहाँ पर गलती है। दूसरा मुझे क्या पता चला, अब मैं पूरी लिस्ट में नाम ढूंढूं उसकी बजाय मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि जी एक सौभाग्य सेतिया नाम का एम्प्लॉय आ रहा है जिसको 2 महीने की सैलरी पे हुई है, लेकिन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में सौभाग्य सेतिया का नाम नहीं था। तो दूसरी गलती भी यहीं से पता चल गई, है ना। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, आपने इस एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में देखा था ना कि किस एम्प्लॉय ने कितने महीने काम किया। राम कुमार ने 12, श्याम कुमार ने 12, अजय सिंह ने 12, इसने 1 जुलाई को ज्वाइन किया, तो इसकी 9 महीने की सैलरी। इसको भी आप यहाँ से मैच कर लो, इस शीट से मैच कर लो और देख लो कि कहीं पर कोई डिफरेंस तो नहीं है।
कहीं पर कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई कम ज़्यादा एक्सपेंस बुक हो गया हो। देखो, जेन्युइनली भी गलती हो सकती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जेन्युइनली भी हो सकती है, जानबूझ के भी की गई हो सकती है। आपका मकसद है उन गलतियों को ढूंढना। और अभी मैंने आपको छोटी छोटी बातें बहुत सारी बता दी हैं, तो हो सकता है कि मन में आपको कॉम्प्लिकेशन लगे। हम इस प्रोसेस को फिर से पूरा डिटेल में करेंगे, छोटी छोटी बात को, एक एक बात को अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को, मैं अभी ये सोच के पढ़ाया, मैंने ये सोच के मैंने अभी ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट समझाया कि आप लोग बिल्कुल नए नए आर्टिकलशिप में जाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस का आइडिया नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल का आइडिया नहीं होगा। मैं तो आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि ये तो बेसिक चीज़ें हैं। ये बेसिक चीज़ें तो आप सोच ही सकते हो ना, तो अभी भी बैठे बैठे सोच सकते हो। अभी आपको कोई ऐसी कोई हाईफाई नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये तो बेसिक बात है ना कि भाई कैलकुलेशन ठीक से हुई है कि नहीं हुई, एक्सपेंस कहीं 19-20 का 19-20 के अलावा तो कोई नहीं आ गया, ठीक है, कहीं 19-20 का ही तो नहीं रह गया डालना, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं बुक हो गया, या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में तो बुक नहीं कर लिया। ये सब बातें तो आप नॉर्मली सोच सकते हो ना, है ना। तो ये 4-5 बातें तो आप चेक कर ही सकते हो जाके, है ना। अच्छा, तो मतलब कि जब कोई भी कंपनी, कोई भी मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी एक्सपेंस डालती है और जो भी अमाउंट डालती है, उसको लेकर वो 4-5 बातें एक्सप्रेस कर रही है। जैसे ही उन्होंने उसके अंदर डाल दिया, तो 4-5 बातें ऑलरेडी अपने आप एक्सप्रेस हो गई। वो 4-5 बातें कौन सी थी भाई? 18.5 लाख की कैलकुलेशन ठीक हुई है, ये 18.5 लाख 2019-20 का एक्सपेंस है, 2019-20 का भी पूरा एक्सपेंस है, ठीक है। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट ही है, ये इनडायरेक्ट नहीं है इसके अंदर कोई। ये 4-5 बातें ऐसी हैं जो कि अपने आप इस फिगर को देखकर आपको पता चल रही हैं, है ना। और जब हमने आगे एनालाइज करा इस डेटा को, तो हमको पता चला कि ऐसी 4-5 गलतियां हमको मिल भी गई। क्या गलती मिल गई? कि 18-19 का एक्सपेंस 19-20 में बुक हो गया, ठीक है। क्या गलती मिल गई? कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह बुक हो गया। क्या गलती मिल गई? कि भाई ये एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं था। और क्या गलती मिल गई? कि भाई विमल सिंह की सैलरी एक्सपेंडिचर तो किया था 19-20 में, लेकिन डालनी भूल गए, ठीक है। और क्या गलती मिल सकती थी? कि भाई किसी की सैलरी मान लो 50,000 थी, लेकिन कैलकुलेशन 40,000 के हिसाब से कर दी गई, या 60,000 के हिसाब से कर दी गई, तो कैलकुलेशन में गलती हो गई। या किसी ने काम तो 8 महीने करा, गलती से 9 महीने की कैलकुलेशन हो गई, या गलती से 7 महीने की कैलकुलेशन हो गई। तो मतलब कि कैलकुलेशन में भी गलती हो सकती है ना। तो ये जो 4-5 बातें थी, ये 4-5 बातें जो आपको एक किसी भी बैलेंस को देखकर, किसी भी बैलेंस को या किसी भी एक्सपेंस को देखकर आपको, या किसी भी एसेट को देखकर, या किसी भी लाइबिलिटी को देखकर, या किसी भी इनकम को देखकर आपको पता चल जाती हैं, इन बातों को बोलते हैं अजर्शंस। क्या बोलते हैं? अजर्शंस। मैनेजमेंट ने अजर्ट किया कि भाई ये डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। मैनेजमेंट ने अजर्ट किया कि ये 19-20 का ही एक्सपेंस है। मैनेजमेंट ने अजर्ट किया कि 19-20 का भी कोई रह नहीं गया इसमें से। मैनेजमेंट ने अजर्ट करा कि कैलकुलेशन ठीक हुई हुई है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने अजर्ट किया, इसलिए इनको बोलते हैं अजर्शंस, मैनेजमेंट की अजर्शंस। पी एंड एल बैलेंस शीट को देख के आपको एक एक आइटम का ये 5 चीजें पता चल जाएंगी। इनको, इन 5 चीजों को बोलते हैं अजर्शंस, और आपको इन 5 चीजों को चेक करना है। और चेक, इन पांचों का नाम लिख के चेक करना है। इन पांचों का नाम लिख के चेक करोगे, और फिर आप कंक्लूड करोगे कि ये पांचों में कोई गलती हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। और मैं बताऊं, ओवरऑल ये 5 ही चीजें आप चेक करते हो। आप जब ऑडिट करने जाओगे ना, अभी तो मैंने सिर्फ पहले, जब ये चीज़ अभी बाद में क्यों पढ़ाई, मैंने पहले आपसे पिछली क्लास में वो पूरा फ्लो क्यों समझने की कोशिश की, मैंने आपको क्यों समझाने की कोशिश की, क्यों आपसे आपसे पूछा कि आप क्या क्या चेक करोगे। वो सिर्फ इसलिए पूछा कि आपको ये समझ आए कि कहीं ना कहीं सारी गलतियां ना इन पांचों में ही बैठ जाती हैं आके। अगर अभी कोई इस बात को इमेजिन नहीं कर पा रहा, तो टेंशन मत लो। एक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक एक आइटम को जब चेक करेंगे ना, इन पांचों जितनी गलतियां मिलेगी, इन पांचों में डाल के दिखाऊंगा। ये जो 5 चीजें मैं बोल रहा हूं ना, यही 5 गलतियां आपको ढूंढनी है। अगर गलतियां ये 5 हो रही हैं तो ठीक है, नहीं हो रही हैं तो बढ़िया है, ठीक है। चलो, अब इन पांचों के नाम देख लेते हैं। ये लो, मैंने क्या बोला? इनको बोलते हैं अजर्शंस, और इन पांचों के नाम।
सबसे पहली गलती जो हमको दिख रही थी वो थी राम कुमार वाली, कि राम कुमार की पिछले साल की सैलरी इस साल में डाल दी, या फिर ऐसा हो सकता था कि अगले साल की सैलरी इस साल में डाल दी गई। ऐसा कंपनीज करती क्यों है? अपना एक्सपेंस बढ़ाने के लिए। मान लो कोई सेल हुई 1 अप्रैल को, अगले साल 1 अप्रैल 2020 को कोई सेल हुई, तो वो सेल 2019-20 में तो कवर नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट डेट पे हुई है ना, इसलिए इन्होंने क्या करा, उसको 31 मार्च में बुक कर दिया। या क्यों? क्योंकि सेल बढ़ानी थी। या फिर कोई 31 मार्च को सेल हुई, तो वो इस साल में बुक होनी चाहिए थी, लेकिन उसको क्या करा, उसको 1 अप्रैल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि इस साल सेल कम दिखानी थी। तो आपके लिए देखो, अब वो ऐसा नहीं करेगा कि वो मई 2020 की सेल इस साल में बुक कर देगा। प्रॉब्लम वो लास्ट के, अगर मैं सेल्स की बात करूं, कि वो 2-4 दिन जो बीच में लास्ट के होते हैं ना, कि 30-31 दिसंबर या 1-2 अप्रैल की सेल, ठीक है, या फिर इस केस में एक्सपेंस में वो अप्रैल का महीना या पिछला मार्च का महीना, जो बिल्कुल सटे हुए हैं 2019-20 साल से, तो जो बिल्कुल सटे हुए हैं, जहां पर कंफ्यूजन हो सकती है, जहां पर बड़े आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है। दृश्यम देखिए, दृश्यम देखिए, दृश्यम इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है। दृश्यम में वो क्या कहानी बनाता है, वो गया तो होता है 3 अक्टूबर को, है ना। अब वो 3 अक्टूबर का 3 सितंबर नहीं करेगा, वो 3 अक्टूबर का 3 नवंबर नहीं करेगा। उसने क्या करा, 3 अक्टूबर का 2 अक्टूबर किया, ताकि वो इजीली, आसानी से लोग बिलीव कर ले कि एक आध दिन तो बंदा ऊपर नीचे हो ही जाता है ना। बंदा इतना कहाँ सोचता है कि हाँ यार ठीक है, दो को ही गया हुआ, एक दिन में तो वो चीज़ मैनेज हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पर है कि सेल्स के केस में वो 1 या 2 तारीख का मैनिपुलेशन करेंगे, या 30 या 31 का मैनिपुलेशन करेंगे, वो 15-20 दिन बाद का मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पता है, बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये जो लास्ट के 2-3 दिन आगे पीछे वाले, या लास्ट का 1 महीना, पीछे का 1 महीना, पीछे के 1-2 दिन, इनको बोलते हैं कट ऑफ। क्या बोलते हैं कि भाई देखो, आपने कोई सेल्स करी 31 मार्च को, ज्यादा चांसेस हैं कि 31 मार्च की सेल को 1 अप्रैल में डाल दे और इस साल की सेल्स हो जाए कम। या फिर कोई 1 अप्रैल 2020 को सेल हुई, और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इसको 31/3 को डाल दे, या भाई 31/3 तो एग्जैक्ट नहीं, मतलब 30/3 को डाल दे, 29/3 को, आज के 2-3 दिनों में डाल दे, ताकि ये सेल जो है 2019-20 में बुक हो जाए और यहाँ की सेल्स बढ़ जाए। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया कि मार्च 19 का एक्सपेंस उसमें डाल दिया, ये गलती भी हो सकती है। गलती क्या हो सकती है कि यार पेमेंट ही 1 अप्रैल को हुई थी, तो वैसे भी आपके लिए चेक हुई है, ठीक है। या फिर अप्रैल की, अप्रैल 2020 की इसमें डाल दी, किस लिए? एक्सपेंस बढ़ाना था, एक्सपेंस बढ़ा दिया। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो लास्ट के 4-5 दिन है ना, इनको आप चेक करो, और आप ये चीज़ इंश्योर करो, 31 मार्च आपकी कट ऑफ है, 31 मार्च आपकी कट ऑफ डेट है। 31 मार्च के बाद का एक्सपेंस बाद में ही जाएगा, 31 मार्च के बाद का इनकम बाद में ही जाएगा, और 31 मार्च तक की इनकम और 31 मार्च तक का एक्सपेंस 31 मार्च तक ही आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 31 मार्च तक का कोई एक्सपेंस 1 अप्रैल में चला गया, तो मतलब कि आप लास्ट के 4-5 दिनों को चेक करोगे, 29, 30, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, पूरा पूरा हफ्ता भी कर सकते हो। मतलब वो आप जब काम करने जाओगे तो आपको एक्चुअल में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पता चलेगा कितना चेक करना चाहिए। बट आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि इन 5-7 दिनों में मैनिपुलेशन हो सकती हैं, इधर का उधर, उधर का इधर हो सकता है। तो आप कट ऑफ डेट लिखो, 31 मार्च मेरी कट ऑफ डेट है, मैं 31 मार्च तक का सारा चेक करूंगा, और मैं ये इंश्योर करूंगा कि कोई 31 मार्च तक का एक्सपेंस आगे तो नहीं चला गया, या कोई आगे वाला एक्सपेंस 31 मार्च में तो नहीं आ गया। तो आपने क्या करा, आपने कट ऑफ डेट बनाई, आपने कट ऑफ डेट बनाई क्या, 31 मार्च, 31 मार्च 2020। और साल के स्टार्टिंग की कट ऑफ डेट क्या बनाई, 1 अप्रैल 2019। वो भी तो कट ऑफ डेट ही है, कहीं पिछले का इधर तो नहीं आ गया, इधर का तो पिछले में नहीं चला गया, ठीक है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल और 31 मार्च आपकी कट ऑफ डेट्स हैं। इस कट ऑफ के बाद वाला, जो इस कट ऑफ में कवर हो गया वही इस कट ऑफ में आएगा, जो इस कट ऑफ में कवर नहीं हो वो इसमें नहीं आएगा, और जो इस कट ऑफ में कवर हुआ है वो तो आएगा ही आएगा। ये चीज भी इंश्योर करनी है, ठीक है। तो राम कुमार वाली जो गलती थी उसमें यही तो प्रॉब्लम हुई, उसमें कट ऑफ वाली प्रॉब्लम हुई। उसने क्या करा, लास्ट के महीने को इस महीने में डाल दिया, इस साल में डाल दिया। तो अगर आपने वो कट ऑफ डेट डाल दी कि जी 1 अप्रैल मेरी कट ऑफ डेट है, 1 अप्रैल 2019, उसके बाद के एक्सपेंसेस को ही मैं कवर करूंगा, तो आपको दिख जाएगा कि जी वो मार्च 19 का एक्सपेंस था।
है ना। तो ये कट ऑफ लगाना बहुत ज़रूरी है, और इस असर्शन को बोलते हैं कट ऑफ। इस असर्शन को क्या बोलते हैं? कट ऑफ। मतलब कि आगे का एक्सपेंस इधर नहीं आया, इधर का एक्सपेंस आगे नहीं गया, हमने वो 31 मार्च को कट ऑफ लगा दी। जैसे कॉलेजेस की कट ऑफ्स आती हैं यार, कॉलेज की कट ऑफ आई 95%, तो 95 से कम वाला क्या एंटर कर सकता नहीं? नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर है। अच्छा जी, दूसरी गलती क्या मिली थी हमको कि आपका सीए अक्षय कुमार, सीए अक्षय कुमार का जो एक्सपेंस था वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस था। उसको कहाँ प्रेजेंट करना चाहिए था? ट्रेडिंग अकाउंट में प्रेजेंट नहीं करना चाहिए था, उसको पी एंड एल में प्रेजेंट करना चाहिए था। तो मतलब क्या चीज़ गलत कर दी आपने? उस एक्सपेंस की, अक्षय कुमार का जो एक्सपेंस था उसकी प्रेजेंटेशन में गलती कर दी। तो मतलब कि पांचवा एजर्शन क्या? प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेशन भी चेक करनी है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो नहीं हो गया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं हो गया। ठीक है। अच्छा, तीसरी गलती क्या मिली थी कि सौभाग्य सेतिया वाला जो एक्सपेंस था वो इनकर हुआ ही नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी डाल रखा है। तो आपने क्या चेक करा? आपने ये चीज़ इंश्योर करी आपने कि सौभाग्य सेतिया वाला जो एक्सपेंस है वो एक्चुअल में अकर हुआ भी है या नहीं। तो आपने क्या चेक करा? अकरेंस। और उन्होंने क्या बोल रखा था कि उन्होंने जब उसको 10,000 को डाल दिया तो उनके हिसाब से तो अक्कर हो ही गया ना। वो तो कह रहे हैं जी अक्कर हुआ है, आप चेक करके प्रूव करोगे नहीं हुआ। ठीक है, अकरेंस। अच्छा, चौथी चीज़ हमने क्या देखी थी? एक बार फिर से जाते हैं उस वाली शीट में। चौथी चीज़ हमने क्या देखी थी? विमल सिंह की सैलरी इनकर तो हुई बट इंक्लूड नहीं हुई। मतलब कि जो ये 19-20 का एक्सपेंस 18.5 लाख है, ये कंप्लीट नहीं है। तो आपने क्या चेक करा? कंप्लीटनेस। उन्होंने जब 18.5 लाख लिख के दिया, उनसे बेशक गलती हुई हो, लेकिन जब उन्होंने लिख दिया तो उनके हिसाब से तो 18.5 लाख ही है, उनके हिसाब से तो कंप्लीट है। अब आप उनकी गलती ढूंढ के उनको बता दो, वो करेक्ट कर देंगे, वो बाद की बात है। बट जब आपके पास वो चीज़ आई तब उनके हिसाब से वो जो 18.5 लाख था उसमें कंप्लीटनेस थी। ठीक है। और पांचवी चीज़ मैंने बोली थी, वो गलती मैंने उसमें एक्सेल में डाली नहीं थी बट मैंने बोली ज़रूर थी कि ऐसा हो सकता है कि 50,000 की सैलरी थी किसी की, 60,000 हो गई, पीएफ 2% कटना था, मान लो 1% ही कटा या 3% ही कटा, मतलब कि वो 18.5 लाख की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। उन्होंने जब आपको 18.5 लाख लिख के दिया तो उन्होंने अपनी सारी कैलकुलेशंस करके फाइनल अमाउंट आपको लिख के दिया कि 18.5 लाख हमारे हिसाब से हमने कैलकुलेट करा 18.5 लाख की। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उस कैलकुलेशन को चेक करो, और उसको क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। मेजरमेंट। तो मतलब कि जब एक कंपनी ने, एक मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा जी फलाना एक्सपेंस हमारा 18.5 लाख का है, तो उन्होंने 5 चीज़ें बोली कि ये 18.5 लाख अक्कर हुआ था, ये 18.5 लाख कंप्लीट है, ये 18.5 लाख 19-20 का ही है, इस 18.5 लाख को कैलकुलेट करते हुए कैलकुलेशन हमने ठीक करी है, और ये 18.5 लाख का 18.5 लाख इसी एक्सपेंस का पार्ट है। मतलब कि इसकी प्रेजेंटेशन भी ठीक हुई है। प्रेजेंटेशन का दूसरा एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि भाई जैसे पिछली क्लास में हमने कहा था कि आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, आप आपने लोन लिया, तो जब तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाती तब तक वो जो लोन है वो कैपिटलाइज होना चाहिए। तो उसकी प्रेजेंटेशन क्या? कैपिटलाइजेशन। बट इन्होंने क्या करा? इन्होंने रेवेन्यू में डाल दिया। तो आपने वो चेक करा कि नहीं करा? है ना, वो क्या एजर्शन थी? प्रेजेंटेशन की। वो लोगों ने जब उसको रेवेन्यू में डाला तो उन्होंने क्या प्रेजेंट किया कि भाई हमारे हिसाब से तो रेवेन्यू एक्सपेंस है। अब आप चेक करोगे, अब आप चेक करके बताओगे कि क्या सच में ये रेवेन्यू है या रेवेन्यू नहीं है, ये कैपिटल है। ठीक है। तो 5 assertions होती हैं: अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इन नामों को आप ऐसे भूल सकते हो, लेकिन आप वो एक्सेल में जाओ, उन एक्सेल की गलतियां आपको बड़ी आसानी से याद रहेंगी, है ना। यहां पर लिख देता हूं, ये राम कुमार की गलती किस चीज में आई? कट ऑफ में। जब आप ये चेक करोगे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का एक्सपेंस आया इसके अंदर, तो आपको ये गलती मिल जाएगी आपको। ठीक है। अच्छा, ये वाली गलती थी, ये गलती किस में आई? प्रेजेंटेशन में। हम्म, ये लो, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाली। हम्म, अच्छा, ये गलती ये आई अकरेंस में।
ठीक है। ये वाली गलती, ये किस में आई, विमल सिंह वाली, कम कंप्लीट, ओ क्या करना, कंप्लीटनेस में। और एक पांचवी गलती कैलकुलेशन वाली थी, उसको मैं कैसे लिखूं, कहाँ लिखूं, ऊपर लिख देता हूँ, यहीं पर ही लिख देता हूँ। ये आपको कैलकुलेशन ऐसा, अच्छा ऐसा करते हैं ना, रुको। यहाँ पर पीएफ ज़्यादा कट गया था ना, तो कैलकुलेशन की गलती इसको मान लो, चलो ठीक है, मेजरमेंट यहाँ लिख दो। ठीक है। आप इस एक्सेल से याद रखोगे ना, आपको सेशंस के नाम याद हो जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी याद हो गया है। मेरे ख्याल से तो कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है, कुछ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो रही है, तो टेंशन मत लो। हम सेल्स को चेक करेंगे, हम परचेज को चेक करेंगे, हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को चेक करेंगे, हम एसेट्स को चेक करेंगे, हम एक एक एसेट को अलग अलग चेक करेंगे। सिखाऊंगा मैं एक एक एसेट को कैसे चेक करते हैं, एक एक लाइबिलिटी को चेक करेंगे, और सब में इन असर्शंस को बार 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 रिपीट करेंगे कि आपको समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ? ठीक है, चलो मेरे ख्याल से अभी ब्रेक से पहले इतना काफ़ी है। आप लोगों को ये नाम लिख लो, रुको, ये सारा कुछ तो नहीं लिखने की ज़रूरत। वर्ड लिखो असर्शंस और नाम लिख लो, अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अगले लेक्चर में, अभी ब्रेक के बाद मैं कुछ और करवाऊंगा, अगले लेक्चर में मैं जितने भी टर्म्स हमने कवर करे हैं, ऑडिटर्स एक्सपर्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, आपके अदर ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर, मटीरियलिटी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सैम्पलिंग, असर्शंस, और क्या किया हुआ है, और क्या क्या पढ़ा हुआ है को, मिस स्टेटमेंट भी किया हुआ है, ऑडिट एविडेंस, रिस्क असेसमेंट, बाकी तो मेरे ख्याल में हो ही गया सब कुछ, है ना। हाँ, तो इन सब की हम लोग कोशिश करेंगे, जितनी मैक्सिमम की डेफिनेशंस मैं आपको पढ़ा पाऊँ उतनी पढ़ा दूंगा। जो मुझे लगेगा कि अभी आप पढ़ के समझ सकते हो और याद कर सकते हो, जो लगेगा कि अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस उसमें और हैं, जो कि अभी और आगे जाके समझ आएंगी, तो फिर आगे जाके समझ आ जाएंगी। बट अभी के लिए आपके लिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगले लेक्चर में जब मैं इनको डेफिनेशन को रीड कराऊंगा, तो मैं साथ साथ जो जो मैंने पढ़ाया है ना, उस डेफिनेशन को लेकर जो बेस बताया है वो भी रिवाइज करवा दूंगा, तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ जाएंगे आपको। अभी के लिए एक बार ब्रेक ले लो, इनको अगर लिख लिया तो लिख लो, नहीं तो पॉज करके आप लिख लेना। ठीक है जी, अभी ब्रेक पे चलते हैं, फिर आगे आके कुछ और थोड़ा सा काम आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, तो ब्रेक के बाद आ जाएं वापस। हमने ब्रेक से पहले असर्शन का मीनिंग समझा था, और असर्शन का मीनिंग मैंने आपको जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को कैसे चेक कर सकते हैं उनको पिछली क्लास में जो समझाया था जिस एक्सेल फाइल से, उसी एक्सेल फाइल से मैंने आपको असर्शन का मीनिंग भी समझाया। और मैंने आपको क्या बताया कि असर्शन का मीनिंग होता है कि जब भी किसी P&L में, कि बैलेंस शीट में अगर कोई अमाउंट आ रहा है, कोई एक्सपेंस आ रहा है, कोई इनकम आ रही है, कोई एसेट आ रहा है, कोई लाइबिलिटी आ रही है, तो उस एसेट को या उस एक्सपेंस को P&L में डाल के मैनेजमेंट आपको क्या चार पांच बातें बता रही है। मैनेजमेंट आपको क्या चार पांच बातें बता रही है, भाई हमने कैलकुलेशन ठीक करी है, जिसको बोलते हैं मेजरमेंट। भाई हमने 2019-20 के खर्चे डाले हैं, इसमें कोई आगे पीछे का खर्चा नहीं डाला, कट ऑफ। ठीक है, ये एक्सपेंस हुआ था एक्चुअल में, ऐसा कोई एक्सपेंस इसमें नहीं है जो हुआ ही नहीं और हमने डाल दिया, अकरेंस। इस अ, इस साल में जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे हैं इंक्लूडेड, ऐसा कोई नहीं है कि 19-20 का एक्सपेंस हमने किसी और साल में डाल दिया। कंप्लीटनेस, और क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डायरेक्ट रखा है, इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट रखा है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। उसको और डिटेल में, अभी ऐसा है ना कि अभी इन पांचों असर्शंस को हम लोग और डिटेल में जब धीरे धीरे एक एक आइटम को उठाएंगे, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि हम एक एक आइटम को उठा के चेक करेंगे, तो जब जब हम जैसे जैसे जिस जिस आइटम को उठाते रहेंगे उसमें हम इन असर्शंस को रिवाइज करते रहेंगे। तो अगर किसी को असर्शंस का मीनिंग अभी तक पूरा अच्छा से क्लियर नहीं हुआ है, तो टेंशन मत लो, इतनी बार आएगा कि क्लियर हो ही जाएगा। अच्छा, अब मेरा आपसे एक काम है जो आपको अभी करना है।
आप जो आपकी नोटबुक है, रफ नोट, जो भी आपकी रिवीजन के लिए आपने नोटबुक बना रखी है, उस नोटबुक में एक फ्रेश पेज खोलो और उसके ऊपर हमने इस एक्सेल की हेल्प से जितनी भी चीज़ें चेक करी, क्या क्या चेक किया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे का पीछे आ रहा है, पीछे का आगे आ रहा है, मतलब अगले साल का एक्सपेंसेस साल में बुक हो रहा है। एक ये चीज़ चेक करी, राम कुमार वाले से चेक करी। अच्छा, दूसरा हमने ये देखा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस डाल रखा है अक्षय कुमार वाले से। तीसरा हमने देखा कि भाई कोई ऐसा एम्प्लॉय तो नहीं है सौभाग्य सेतिया वाला कि कोई एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर भी रहा है, नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हमने चेक करी, हमने आईडी प्रूफ चेक करे, हमने कॉन्ट्रैक्ट, जो उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट थे वो चेक करे हमने। और क्या, उनकी बैंक पेमेंट जिससे हुई, बैंक की पेमेंट हुई या नहीं, वो पेमेंट वाली शीट्स वो चेक करी। उसके अलावा हमने पीएफ की कैलकुलेशन चेक करी, ग्रेचुटी पीएफ इकट्ठा ही, मतलब एक 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 टाइप हो गया कि ग्रेचुटी होती तो ग्रेचुटी चेक करते हैं, मैंने सिंपल लेने के लिए उसको सिर्फ पीएफ का एग्जांपल लिया। अच्छा, और क्या चेक करा, बस मोटा मोटी यही चीज़ें चेक करी है ना। तो ये जो जो चीज़ें हमने चेक करी, इन सब चीज़ों को, ये स्टेप, ये एक एक पॉइंट आपको लिखना है, अब नोट करना है उसके अंदर क्या चेक करा जी। आईडी प्रूफ चेक करे, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चेक करे, बैंक पेमेंट चेक करी, हमने क्या क्या चेक करा, कैलकुलेशन चेक करी, ठीक है। और हमने क्या क्या चेक करा, हमने ये चेक करा कि भाई कोई कट ऑफ की प्रॉब्लम तो नहीं है, हमने ये चेक करा कि कहीं डायरेक्ट एक्सपेंस को इनडायरेक्ट तो नहीं बना दिया गया, ठीक है। हमने चेक करा कि पीएफ की, ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन ठीक हुई है या नहीं हुई, है ना। और भी एक दो बातें अगर अभी मैं नहीं भूल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आपको जो जो याद आ रही हैं, जितने स्टेप, किसी को दो, किसी को पांच, किसी को जितने भी याद आए उतने लिख दो, उतने अपनी लैंग्वेज में। कोई लैंग्वेज के बारे में मत सोचो, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख दो, पंजाबी में लिखना है पंजाबी में लिख दो। आपको समझ आना चाहिए ऐसी भाषा में आप लिख दो जो जो हमने चेक कर। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और स्टेप आ सकता है, और कोई डेटा अगर लेना आपको लगता है कि भाई और कोई चीज़ भी हम सोच सकते थे इसके अंदर, तो वो भी लिख दो। अपने हिसाब से लिखो, 5 मिनट लो, 10 मिनट लो और लिखो, ठीक है। मैं तो मतलब आप पॉज करके लिख लो, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ जी, लिख लिए, लिख लिए क्या? चलो फिर मुझे भी लिखवा दो, मैं लिखता हूँ क्या क्या चेक किया हमने, ठीक है। ओनली सैलरी ऑफ 2019-20 इज इंक्लूडेड। इसका क्या मतलब है कि चेक, हमने क्या चेक करा, चेक वेदर सैलरी एक्सपेंस ऑफ 18-19 और 20-21, जो आगे वाला और पीछे वाला साल है, इंक्लूडेड इन 2019-20, ठीक है। क्या चेक करा कि भाई चेक वेदर सैलरी एक्सपेंस कोई 18-19 का, 20-21 का तो इंक्लूड नहीं हो गया। और क्या चेक करा, कंप्लीट एक्सपेंस ऑफ 2019-20 हैज़ बिन बुक्ड। ऐसा तो नहीं कि भाई कोई एक्सपेंस हुआ था लेकिन उसको बुक करना भूल गए। अच्छा, दूसरा, चेक वेदर सैलरी हैज़ बिन कंप्यूटेड करेक्टली। ये हमने किसकी हेल्प से चेक करा, हमने उनसे उनकी कैलकुलेशन की शीट मंगवाई, है ना। कैलकुलेशन की शीट ली, और क्या लिया, और हमने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट ली। अभी मैं जैसे लिख रहा हूँ ना ऐसे लिख लो, या आपने जैसे लिखा वैसे लिख लो। अभी ये बहुत ही रफ वे में लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं कोई कोई एक टर्म का मीनिंग समझाना चाहता हूँ। एम्प्लॉयज़ की लिस्ट ली जिसमें क्या क्या था, एम्प्लॉयज़ का नाम था, एम्प्लॉयज़ की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रेजिग्नेशन थी,
उनका सैलरी था मंथली, सैलरी पर मंथ। हाँ। और क्या, हमने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिए, उसकी उससे क्या किया हमने हमने ये चेक किया कि जो इस लिस्ट में इन्होंने सैलरी पर मंथ लिखी हुई है कि एक्चुअल में उतनी है। हाँ, ठीक है। और हमने क्या किया कि वेदर, ये एम्प्लॉयज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, एक बार लिख ताकि आपको लॉजिक समझ आ जाए जब आप पढ़ने लगो। ये हमने किससे चेक करा, हमने उनके आईडी प्रूफ लिए, ठीक है, हमने उनके साथ मीटिंग की, इससे हमको पता चला कि भाई जो एम्प्लॉय का नाम आ रहा है वो एम्प्लॉय एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अच्छा। और क्या हमने चेक करा, वेदर पेमेंट हैज़ एक्चुअली बीन मेड, है ना। ये हमने कैसे चेक करी, उनकी पेमेंट की शीट्स, पेमेंट वाली जो थी, और स्टेटमेंट की है का। अच्छा। और वेदर पीएफ, ग्रेचुटी, ईएसआई हैज़ बीन करेक्टली डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड। ये ये कैसे चेक किया था हमने, एक्सपेंस बुक हुआ था तो हमने क्या बोला था उनको कि भैया आप पीएफ के चालान दे दो, जो आपने डिपॉजिट करवाया होगा पीएफ के डिपॉजिट चालान दे दो। अच्छा। हाँ जी। और क्या चेक करा कि भाई वेदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ओनली इंक्लूडेड। भी हमने जो वो कैलकुलेशन करी ना, जो कैलकुलेशन मंगवाई उसकी, उसी से देख लिया था। ठीक है। और क्या चेक किया, और तो मेरे ख्याल से बस यही सब, यही चीज़ें बताई मैंने आपको, है ना। ये लो, ये 6 पॉइंट आपके, इनको एक बार नोट कर लो फटाफट। और कोई एक आधा पॉइंट अभी मैं सोचता हूँ, अगर कुछ याद आता तो वो भी लिखवा दूंगा, इतने ही फटाफट नोट करो। वेदर एनी फेक एम्प्लॉयज एग्जिस्ट, पॉइंट नंबर 3। पॉज कर लेना भाई, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा। एक कॉन्सेप्ट और होता है, छोटी सी बात ही है, एक होता है एफ एन एफ। एफ एन एफ का मतलब होता है फुल एंड फाइनल। जब भी कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है ना, तो उसका लास्ट में जितना भी बकाया होता है, भाई जितना भी दिन उसने लास्ट में काम करा, सवा महीना 1.5 महीना, उतनी की सैलरी, जो भी कोई बोनस वोनस अगर उसका कुछ पेंडिंग है तो वो बोनस, कुछ उससे कोई चीज़, लैपटॉप को कुछ नुकसान हो गया, कोई वो डेटा का डोंगल दिया हुआ था वो खो गया, ठीक है, कुछ भी अगर उसके उस बैलेंस में से कुछ पैसा काटना है, तो वो डिडक्शन करके एक फाइनल अमाउंट जो उसको पे किया जाता है ना, उसको बोलते हैं एफ एन एफ, फुल एंड फाइनल। ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन भी चेक करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी एक तरह से है तो सैलरी एम्प्लॉय की, वो भी एक्सपेंसेस में बुक होगी, तो वो भी इस 18.5 लाख का पार्ट होगा। हमने एग्जाम्पल जो लिया, हमने सिंपल एग्जाम्पल लिया, हमने इंक्लूड नहीं करा। ठीक है। जब हम और डिटेल में घुसेंगे तब हम इन चीज़ों को भी पढ़ेंगे। तो एफ एन एफ कैलकुलेशन, ठीक है, ये 7वां पॉइंट आप एक बार याद करके रख लो। 8वां पॉइंट जो हमने अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया वो थी अटेंडेंस। कैलकुलेशन सिर्फ ये नहीं करनी, अच्छा जिसकी एक महीने की सैलरी 50,000 थी, इसको अच्छा 50,000 पे हुई, ठीक है, आपको अटेंडेंस भी कैलकुलेट करनी है, आपको देखना है कि ये बंदा कितने दिन एब्सेंट था, कितने दिन प्रेजेंट था, इसकी सिक लीव, अर्न लीव्स, कौन कौन सी लीव्स थी, कितनी लीव्स में कितनी लीव्स इसको अलाउड थी, कितनी इसने एक्स्ट्रा लीव्स ली। ठीक है। तो आपको अटेंडेंस का भी पॉइंट इंक्लूड करना है, अटेंडेंस भी चेक करनी है, कि जो कैलकुलेशन करते टाइम ही करना है वैसे तो, बट एक बार मैं अलग पॉइंट लिख देता हूँ क्योंकि ये मैंने करवाई नहीं है, तो आपको याद रहे कि सर ने अभी समझाया नहीं है पूरा डिटेल में, इसको और डिटेल में समझेंगे। अटेंडेंस देखते हैं, अटेंडेंस के साथ में उनकी सिक लीव्स, क्योंकि ये भी तो अफेक्ट करेंगी ना कैलकुलेशन को, अर्नड लीव्स। ठीक है। तो
मोटा मोटी ये 7-8 पॉइंट हो गए जो कि आप लोगों ने इस जो एम एस एक्सेल मैंने आपको बना के दिखाई थी उसमें चेक करें। ठीक है, इन 8 पॉइंट्स को लिख लिया आपने। अब एक चीज़ बताओ, अभी तो इन लेक्चर्स में तो ऐसा हुआ है, पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको पहले एक्सेल दिखाया, फिर आपसे पूछा कि हम इसमें क्या क्या चेक कर सकते हैं, क्या क्या कुछ कुछ गलतियां मैंने हाईलाइट करके बताई आपको कि देखो जी ये गलती दिख रही है मुझे। ये सब क्लास में तो ऐसा हुआ कि पहले मैंने आपको करके दिखाया, अब बाद में आपको बड़ा आसानी से आपने स्टेप्स लिख दिए, है ना। अब आपको पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हमको चेक करनी है। तो क्या जब आप एक्चुअल में ऑडिट करने जाओगे तो आप पहले ही नहीं ये लिस्ट बना लोगे? आप पहले आप प्रोफेशनल हो, ठीक है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको ये बेसिक तो पता ही होगा ना कि क्या क्या चेक करना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में गए, वहां पर हो सकता है थोड़ा कुछ अलग सिस्टम हो, तो वो सिस्टम समझ के आपको इसमें चेंज करना पड़े। अदरवाइज तो यही बेसिक चीजें चेक होंगी ना, एक आध कोई ऊपर नीचे, है ना, यही बेसिक चीजें चेक होंगी ना। तो ये चीजें तो आपको पहले से ही पता है। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे, आप एक अपना एम एस एक्सेल खोलोगे या आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट खोलोगे और उसमें पहले ही लिख लोगे कि मुझे क्या क्या चेक करना है, क्यों, ताकि बाद में भूल ना जाओ कोई चीज़। देखो, कोई भी काम करने लगते हैं तो हम बनाते हैं ना एक टू डू लिस्ट टाइप। ठीक है, हम स्टूडेंट लाइफ में नहीं बनाते, मैं भी नहीं बनाता, बट जब एक्चुअल में जब आप ऑफिस में काम करने जाओगे तो आप पहले बना के तो रखोगे ना कि भाई मुझे क्या क्या चेक करना है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मैं भूल जाऊं। ये 8 पॉइंट आप अगर अपने दिमाग में याद रखोगे, अभी भी आप सोचो कि आपने 2 लेक्चर्स में लगभग यही चीज़ पढ़ी है, फिर भी लिखते टाइम भूल गए ना कुछ कुछ बात। अरे मैंने तो ऑडिट करी हुई है, मेरे को फिर भी काफी बार एक आधा स्टेप कोई रह जाता है बीच में, एकदम लिखने लगो तो इससे आप पहले लिख के रख लोगे ना, तो क्या है कि अगर कोई पॉइंट 1-2 दिन बाद याद आ भी गया तो आप फिर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो उसके अंदर। बट आपने पूरा सारा कुछ मंगा लिया, सारा काम शुरू कर दिया, लिखा कुछ नहीं, और फिर भूल गए, फिर रिपोर्ट देने की बारी आई तो आपका सीनियर आपसे पूछता है जी आपने ये चेक किया था, आईडी प्रूफ लिए थे, आपने कहा अरे सर मैं तो भूल गया। आपने पीएफ वाला चेक कर, अरे सर मैं तो भूल गया। अपने एफ, अरे सर मैं तो भूल गया। तो तब आप भूल नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए आप जैसे ही ऑडिट करने जाते हो, आपने रिस्क असेसमेंट कर ली, आपने पूरा समझ लिया अच्छे से, उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये जो सारे स्टेप्स है ना कि आपको क्या क्या चेक करना है, इसको आप लिख लोगे एक एक्सेल में या वर्ड में जैसे भी। और सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए नहीं, आप ऐसे सेल्स के लिए भी लिखोगे, आप ऐसे परचेज के लिए भी लिखोगे, आप ऐसे ही अदर आइटम्स के लिए भी लिखोगे, आप ऐसे ही एसेट्स के लिए लिखोगे, ऐसे ही लाइबिलिटीज़ के लिए लिखोगे, और एक बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट बन जाएगा आपके पास हर एक आइटम के। देखो, एक आइटम के 8 स्टेप तो आपने लिख लिए अभी के अभी, तो आप सोचो कि अगर 15 आइटम भी हैं टोटल, 15, 15 × 8, 120 लाइन आइटम्स बन जाएंगे आपके, है ना। कितना कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगी उसकी, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और उसमें लिखा होगा कि मेरे को सेल्स में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, मेरे को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, मेरे को परचेज में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। और वो जो पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जिसके अंदर लिखा होता है कि भाई क्या क्या चेक करना है, उसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम, जिसमें लिखा होगा कि भाई कौन सा एरिया है, कौन सा आइटम है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्या क्या चेक करना है, ये चेक वेदर सैलरी हैज बीन कंप्यूटेड करेक्टली, वेदर एनी फेक एम्प्लॉय एग्जिस्ट, ये लिख लिया। ठीक है, तीसरा कॉलम आप क्या बना सकते हो कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी ये चेक करने के लिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि कैलकुलेशन की शीट चाहिए होगी, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट चाहिए होगी, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, आईडी प्रूफ चाहिए होगी, मीटिंग चाहिए होगी, ये भी सामने लिख लो। इससे क्या होगा, देखो आपके साथ में वो एक बंदा बैठा हुआ था, उसने आपको एचआर के एम्प्लॉय से कनेक्ट करवा दिया, और आपने ये सारी चीज़ें अपने कंप्यूटर में नहीं लिखी हुई। आपने उसको आज बोला जी ऐसा करो, आईडी प्रूफ भिजवा दो सबके, ठीक है, उसने भिजवा दिए भाई ने। अगले दिन आपने उसको बोला सर ऐसा करो, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट भी भिजवा दो। अच्छा जी ठीक है, उसने वो भी भिजवा दी। तीसरे दिन आपने फिर उसको, अरे सर ऐसा करो, एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट भी भिजवा दो। उसने भिजवा दी। चौथे दिन आप कह रहे हो अरे सर बैंक स्टेटमेंट भी भिजवा दो। पाँचवें दिन आप कह रहे हो कि सर अच्छा कैलकुलेशन की शीट भी भिजवा दो। छठे दिन आप कह रहे हो जी पीएफ का डिपॉजिट करवाएगा ना, उसका चालान भी भिजवा दो। छठे दिन तक वैसे बात जाएगी नहीं, तीसरे दिन ही आके वो आपको धमका देगा। वो आपको आके बोलेगा सर ठीक है मैं मानता हूं कि आप ऑडिट करने आए हो, आपको सारी क्वेरीज जो होंगी मैं सारी सॉल्व करूंगा, लेकिन जो डेटा आपको चाहिए एक बार में मांग लो ना सारा, मेरे को बारी बारी अपने
ड्रॉर खोलने पड़ते हैं, बारी बारी अलमारी खोल खोल के, बारी बारी एफर्ट करना पड़ता है मुझे अपना, मेरा भी तो काम चल रहा है, मेरे को अपना काम छोड़ छोड़ के बारी बारी जाना पड़ता है। आप एक बार में मंगवा लो, मैं एक बार में इकट्ठा करके आपको ला देता हूँ, है कि नहीं? देखो, तो और वैसे भी आप हो प्रोफेशनल, आपने की पढ़ाई की हुई है, तो आपको तो पता है ना कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी। 10 में से 7 या 8 चीजें तो आपको पता है ना कि क्या चाहिए होंगी। एक आधी चीज तो हो जाती है। देखो, जब आप काम करने लगते हो, कोई क्वेरी आती है, आप पूछते हो, उसके बाद आपको जो आंसर मिलता है उसको चेक करने के लिए आप फर्दर कोई चीज मांगते हो। लेकिन ये तो बेसिक चीजें हैं जो आपको जरूरत है, ये तो आप अभी के अभी मांग सकते हो ना स्टार्टिंग में। तो इसीलिए आप अपने ऑडिट प्रोग्राम में ये भी लिख लो कि आपको क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है? और साथ में चौथा कॉलम, चौथा कॉलम, ध्यान से सुनना। रिलायंस की ऑडिट करने गए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जॉइंट ऑडिटर का, है ना, कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है कि 2 अलग अलग सीए फर्म्स को आके ऑडिट करनी पड़ी। तो आप एक चीज़ सोचो, जब इतनी बड़ी कंपनी है कि 2 अलग अलग सीए फर्म्स को ही आके काम करना पड़ा, तो मतलब कि अगर एक सीए फर्म जा रही होती तो ऑब्वियसली वो उसके भी तो 10-12 लोग काम करेंगे ना। मतलब आप कोई ऑडिट करने गए तो ऐसा थोड़ी ना कि आप अकेले ही चले जाओगे। देखो, बहुत छोटा बिजनेस है तो हो सकता है आप अकेले चले जाओ, लेकिन बड़ा बिजनेस होगा तो 5, 7, 10, 15, 20 लोग काम करने जाएंगे, है ना? वो 15-20 लोग क्या सारा कुछ चेक करेंगे? मतलब पहला बंदा सारी चीजें चेक करेगा, सेल, परचेज, एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज। बी बंदा वो भी सारा कुछ चेक करेगा, सी बंदा वो भी सारा कुछ चेक करेगा, डी भी सारा। ऐसे थोड़ी ना करेंगे भाई। 10 बंदे गए हैं, वो काम बांटने के लिए गए हैं। वो जो 2 फर्म्स थी, पहली फर्म एसआरबीसी थी शायद, एसआरबीसी के 10 या 12 एम्प्लॉयज वहां काम कर रहे होंगे। एसआरबीसी को क्या क्या मिला था? एसेट्स और इनकम्स मिली थी शायद, है ना? तो उन 10-12 लोगों में से एक बंदा मान लो सेल्स को चेक कर रहा होगा, दूसरा बंदा मान लो अदर इनकम्स को चेक कर रहा होगा, तीसरा बंदा मान लो नॉन करंट एसेट्स को चेक कर रहा होगा, चौथा बंदा मान लो करंट एसेट्स को चेक कर रहा होगा। समझ रहे हो बात को? मतलब कि 5-6 लोग गए और सबको अलग अलग काम मिल गया, है ना? ये सबको अलग अलग काम दिया जाएगा। तो जो आपका ये ऑडिट प्रोग्राम बना, मैंने अभी आपको बताया कि पूरा बड़ा सारा बन जाएगा। सेल्स का अलग, एम्प्लॉय बेनिफिट्स का अलग, परचेजेस का अलग, एसेट्स में फिर नॉन करंट एसेट्स का अलग, करंट एसेट्स का अलग, उनमें भी आगे फर्दर डिवीजन हो सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का एक अलग बना लिया हमने, ठीक है? लाइबिलिटीज में फिर लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटीज का अलग, करंट लाइबिलिटीज का अलग, है ना? और आपने उनके सामने ये सारे स्टेप्स लिख लिए। फिर आपने सबके सामने ये लिख लिया क्या क्या चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? और फिर लास्ट में एक चौथा कॉलम बना दिया कि भाई ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को कौन सा टीम मेंबर चेक करेगा, परचेजेस को कौन सा टीम मेंबर चेक करेगा, सेल्स को कौन सा टीम मेंबर चेक करेगा। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? आ रही है समझ, है ना? तो इस पूरे डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट करने लगोगे, अब जब आप काम करने लगोगे एक्चुअल में, तो आपने शुरू में ये ऑडिट प्रोग्राम बनाया जब आप उस कंपनी को समझोगे, आप उस कंपनी के लोगों से बात करोगे, आप ये सारा डॉक्यूमेंट्स मंगवाओगे, इनके बेसिस पर और काम करोगे, तो हो सकता है कोई चीज़ आपको कम ज़्यादा करनी पड़े। जैसे आपने यहाँ पर लिख लिया जी पीएफ का डिपॉजिट चलान चाहिए होगा मुझे, मेरे को पीएफ और ईएसआई और ग्रेचुइटी चेक करनी है। आप उस कंपनी में गए और आपने एचआर वाले से बात करी और आपने डेटा देखा, तो आपको पता चला कि यार ये तो पीएफ तो इस कंपनी पे एप्लीकेबल ही नहीं है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक बार के लिए। या ग्रेचुइटी तो एप्लीकेबल ही नहीं है, या ईएसआई तो एप्लीकेबल ही नहीं है इसके ऊपर। तो फिर आप ये वाला स्टेप थोड़ी ना रखोगे, फिर आप इस स्टेप को काट दोगे, इस वाले स्टेप को काट दोगे। या फिर कोई और नई चीज आ गई जो आपने यहां पर नहीं सोची थी, तो उस नई चीज को ऐड कर दो। समझ रहे हो? तो मतलब कि ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम एक पूरा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने ये लिख लिया कि भाई हमको क्या क्या चेक करना है। इस ऑडिट प्रोग्राम में आप चेंजेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बेस आपने बना लिया, और उसके बेसिस पे अब आप अपने काम को प्रोसीड करोगे। मतलब काम करने से पहले आपने पूरी लिस्ट बना लीजिए क्या क्या चेक करना है मेरे को। उस पूरी लिस्ट को क्या बोलते हैं? ऑडिट प्रोग्राम। उसमें ये भी आ गया कि कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है। ये भी डाल सकते हैं कि कितने दिन दिए हैं उस एम्प्लॉय को वो काम करने के लिए। जैसे आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अगर मान लो आपको लगता है कि जी छोटा ही काम है, अब ये तो जल्दी हो जाएगा, 2-3 दिन में ये काम पूरा कर दोगे, तो आप उसमें ड्यू डेट डाल दो कि 3 दिन बाद की ड्यू डेट है भाई, इस डेट को तूने अपना काम करके देना है, इस डेट को ये सीनियर देखेगा, ठीक है? मतलब उसको आप एक्सटेंड कितना भी कर सकते हो,
जो भी आपको लगे आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, बट ऑडिट प्रोग्राम का मतलब ये है कि आपने पूरे टेस्ट क्या क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, क्या क्या डेटा चाहिए, कौन चेक करेगा, इसका एक पूरा फॉर्मेट बना लिया और इसको क्या बोलते हैं, ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है। और ये ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहले क्या होगा, टीम के डिस्कशंस होंगे, है ना। टीम के अभी देखो, अभी मैं ना उल्टा चल रहा हूँ, इसको मैं सीधा फ्लो में जब करवा दूंगा ना, ये बीच में से उल्टा आगे पीछे चल चल के ना लास्ट में एक पूरा फ्लो बन जाएगा कि कैसे आप ऑडिट करने जाओगे, आपकी कैसे अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, ऐसे कर करके ना पूरा एक फ्लो बन जाएगा, आपको उस पूरे फ्लो में याद रहेगा सारा कुछ। पर अभी अभी आप बस टुकड़ों में समझो, इसको मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहले, अब मान लो कि आप नए नए आर्टिकल हो, आप गए ऑडिट करने, ठीक है, और तो आपको वो सीधा उठा के ये नहीं बोल देगा जी ये चेक कर लो। आप चाहोगे ना कि आपके साथ कोई डिस्कशन हो, है ना। और टीम भी, जब 10 लोगों की टीम काम करने वाली है, तो वो 10 लोगों की टीम भी तो प्लानिंग करेगी ना। वो 10 लोग साथ में बैठेंगे, वो सब लोग अपने अपने इनपुट्स देंगे, जी ये ऐसे चेक कर सकते हैं, ये ऐसे चेक कर सकते हैं, ये चीज़ ज़रूरत नहीं है, ये इसको ऐसे कर लो। जो एक्सपीरियंस बंदा है, जो सबसे सीनियर है, वो भी कुछ अपनी बातें बताएगा, जी इसमें ये करना है, इसमें वो करना है। तो ये एक पूरी प्लानिंग होती है, पूरी की पूरी प्लानिंग होती है ना। ऑडिट शुरू करने से पहले तो पहले प्लानिंग करेंगे ना कि भाई ऑडिट कैसे करनी है। इसको, इस प्लानिंग करने को बोलते हैं ऑडिट प्लान। ये जो प्लान बनाया हमने, इसको बोलते हैं ऑडिट प्लान। प्रोग्राम तो वो डॉक्यूमेंट है कि क्या क्या चेक करना है। प्लानिंग क्या है, उससे पहले प्लानिंग कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन लोग काम करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे प्रोसीड करना है ऑडिट को, उसको बोलते हैं ऑडिट प्लान। अभी जब इनकी डेफिनेशन, पूरा चैप्टर है ऑडिट प्लान प्रोग्राम का, ठीक है। अभी मेरा मकसद इस लेक्चर में सिर्फ प्रोग्राम का मतलब समझाना था, प्लान का मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता दिया। प्रोग्राम का मतलब आप लोग समझ गए। एक्सेल में एक शीट बनी होगी जिसमें हर एक आइटम होगा, जिसके सामने ये लिखा होगा कि भाई इसमें क्या क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, कौन कौन चेक करेगा, क्या ड्यू डेट है चेक करने की। इस शीट को बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो प्रोग्राम नहीं बनाते कि अच्छा इस दिन ट्रेन से चलेंगे, ठीक है, इस ट्रेन से चलेंगे, इतने बजे वहाँ पहुँचेंगे, फिर होटल में चेक इन करेंगे, फिर नहा धो के इधर घूमने जाएंगे, फिर उधर घूमने जाएंगे, फिर उधर घूमने जाएंगे। तो पूरा जो वो प्रोग्राम बनाया ना हमने, वो ये प्रोग्राम है, ऑडिट प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम बनाने से पहले बैठ के सबने डिस्कशन करा होगा कि ट्रेन से जाना है या बस से जाना है। वो जो डिस्कशंस हो रहे हैं, वो डिस्कशंस हैं प्लानिंग या स्ट्रैटेजी। ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रैटेजी, हालांकि दोनों में फर्क होता है, बट एक बार कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, उस डिस्कशन को बोलते हैं कि हम प्लान बना रहे हैं, हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और वो डिस्कशन फाइनल होने के बाद जो हमने एक डॉक्यूमेंट सब तैयार किया, जो आइटिनरी के जो भी जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, वो हमने जो बनाई, वो एक तरह से ऑडिट प्रोग्राम है। ठीक है। क्रिकेट का एग्जांपल ले लो। क्रिकेट का क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई आईपीएल, आईपीएल होना है मान लो, तो बीसीसीआई उससे पहले डिस्कशंस करता है ना, कि कहाँ करवाना है, मैचेस का क्या शेड्यूल होगा, है ना। तो वो जो डिस्कशन करता है, कितने मैचेस दिन में होंगे, कितने शाम को होंगे, इसमें क्या होता है कि बीसीसीआई के कुछ लोग होते हैं जो फ्रेंचाइजीज हैं, उनके मालिक होते हैं, ठीक है। स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर वो अगर टेलीकास्ट होता है तो जो ब्रॉडकास्टर है वो होते हैं उसके अंदर, ठीक है। स्पॉन्सर्स हो, वो सारे मिलकर वो प्लानिंग करते हैं, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और उसके बाद फिर पूरा आईपीएल का शेड्यूल आता है ना। तो आईपीएल का जो शेड्यूल है वो एक तरह से लगा लो ऑडिट प्रोग्राम है, ठीक है। और जो उससे पहले डिस्कशंस हो रहे हैं वो ऑडिट प्लानिंग या ऑडिट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्रोग्राम, तीनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। मैंने इस तरीके से बोला कि ऑडिट प्लान और स्ट्रैटेजी एक ही चीज़ है, वो इसलिए बोला कि अभी मेरे को ऑडिट प्रोग्राम पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। समझ गए? ठीक है जी। तो चलो, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में, चलो अगले में सोचेंगे फिर अगले में क्या करना है। ठीक है, चलो जी, ओके जी, बाय बाय।